हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं अमन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए धमाकेदार लेक्चर के अंदर। और आज हम क्या करने वाले हैं, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने वन शॉट के अंदर चैप्टर नंबर 6 को खत्म किया था, राइट। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 जो तो हमारा है मेटलर्जी, धातु क्रम, उस चैप्टर के बेटा क्वेश्चन देखने वाले हैं। पिछले नीट, जेई, बोर्ड जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, सारे हम बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और सभी को एक साथ देखेंगे। और इसके बाद आई गारंटी कि आपका कुछ भी इस चैप्टर से छूटेगा नहीं, और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा आप पक्का करके आओगे। ठीक है बेटा, तो सीट बेल्ट पहन लो। आज का हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। अध्याय 6 है तत्वों की निष्कर्षण एवं सिद्धांत धातुक्रम, उसके हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह में निम्न में से अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है। बेटा सबसे पहले तो आपने अगर मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख के आओ, क्योंकि उस लेक्चर के अंदर मैंने सारी चीजें नोट करी है, एक एक चीजों को लिखा है, बारीक से बारीक चीजों को। और उसमें अपन ने सबसे पहले ये सीखा था कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। बहुत अच्छा चल रहा है ना ये। सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, जिस सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। हमने सीखा था बेटा ये, हमने सीखा था ना, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। तो इसका सीधा सीधा सा आपको आंसर क्या लगाना है बेटा, एल्यूमिनियम। उस लेक्चर के अंदर हमने देखा था ऐसा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये भी वहीं से क्वेश्चन आया है, एक ही पेज से क्वेश्चन आया अपना ये। सभी अयस्क खनिज होते हैं। हमने अयस्क और खनिज पढ़ा था, तो बताया था मैंने आपको कि जितने भी अयस्क है सारे के सारे खनिज है, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि सभी को लाभदायक एवं आसानी से प्राप्त करना पॉसिबल नहीं होता है। तो पहली बात क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सही है चेक करना है। सभी अयस्क खनिज होते हैं क्या, हाँ सही बात है ना। सारे के सारे अयस्क क्या है, खनिज है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ना गोरी ना 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 ना। कोई भी खनिज अयस्क नहीं होता, ये भी गलत बात है। कोई भी अयस्क खनिज नहीं होता, ये भी गलत बात है। तो पहला अपना आंसर सही होगा बेटा, ये है ना। आगे आओ। मेलेकाइट अयस्क किसका है भाई, मेलेकाइट सूत्र किसका था, मेलेकाइट का सूत्र क्या था, Cu CO3 डॉट Cu OH का होल ट्वाइस। इसको हम क्या बोल कर आए थे बेटा, मेलेकाइट। हमने इसका नाम क्या रखा था, मेलेकाइट। कॉपर का अयस्क नहीं था क्या ये, मेलेकाइट। तो किसका है बेटा, ये कॉपर का है। आगे देखो, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, बस शर्त ये है कि चैप्टर अच्छे से याद हो। अगर चैप्टर अच्छे से याद हुआ तो ये सारा काम बन जाएगा बेटा। ठीक है। निम्न एस्को में कौन सा मेलेकाइट, अरे यार क्या मजाक कर दी पीपीटी वालों ने। देखो कॉपर का ये मेलेकाइट है, और आगे क्या क्वेश्चन आ रखा है कि निम्न एस्को में से कौन सा मेलेकाइट है, ये लगाओ ना टिक। Cu CO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ रखा है, जेई में आ रखा है, नीट में आ रखा है, बोर्ड में आ रखा है। अब देख लेना तुम्हारे किस में आएगा ये। ठीक है। झाग पलवन विधि में किसका उपयोग किया जाता है, झाग पलवन विधि कौन सी थी बेटा, जिसमें हमने अवनमक डाला था, डिप्रेशर जिसको बोलते हैं वो डाला था हम। उसके अंदर किसका, ZnS का कर कर आते थे, PbS का कर कर आते थे। तो जितने भी सल्फाइड अयस्क होते हैं उन सब का सांद्रण किसके अंदर किया जाता है बेटा, झाग पलवन विधि में। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, झाग पलवन में किस कौन सा आ जाएगा बेटा, सल्फाइड खनिजों के लिए। बस काम खत्म। कितना आसान आसान से क्वेश्चन है यार ये। फेन पलवन विधि में कौन सा तेल उपयोग किया जाता है, झाग पलवन हो चाहे फेन पलवन हो, दोनों का नाम एक ही है। उसमें हमने वसा अम्ल डाला था या फिर चीड़ का तेल डाला था, जिससे कि झाग और ज्यादा अच्छे स्थायी बने। तो कौन सा बन जाएगा बेटा, चीड़ का तेल डाला था, सरसों का, नारियल का, लौंग, ऐसा कोई तेल हमने यूज ही नहीं करे थे बेटा। ठीक है। आगे देखो, वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं क्या कहलाती है। हाँ भाई क्या सीन है। अपन ने ये क्वेश्चन मैंने लिखा था, एक एक क्वेश्चन को लिखा है अपन ने। क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बिना ऑक्सीजन के गर्म करना है, बिना ऑक्सीजन के गर्म करना है, और परावर्तनी भट्टी में कर रहे हैं, गलनांक से कम ताप पर गर्म कर रहे हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, निस्तापन। हमने पढ़ा था ना, निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर होता है, कि निस्तापन में हम गर्म करते हैं परावर्तनी भट्टी के अंदर, कितना गर्म करते हैं, गलनांक से कम ताप पर, गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं, और इतना कि बस गले नहीं अपनी धातु, और इसमें उसको ऑक्साइड प्राप्त हो जाते थे, निस्तापन बोलते हैं। और अगर ये अनुपस्थिति की जगह उपस्थिति डाल देते तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, भर्जन बोलते हैं। सीखा है अपन ने ऐसा प्रॉपर, है ना। ऐसे मत करना तुम। कौन सा क्षारीय गालक नहीं है बेटा, मैंने वहां तुमको ऐसा लिखाया था, कैसा लिखाया था सर, ऐसा कि अम्लीय गालक। गालक क्या होते हैं, पहली बात तो
ये देख लेना, जो मेरा लेक्चर देख के आया ना वो इनमें से शर्त है मेरी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। मैंने तुमको ऐसा लिखवाया था बेटा कि अम्लीय गालक और क्षारीय गालक कौन कौन से हैं। पहली बात तो गालक कौन से हैं, गालक क्या है बेटा कि जो भी अधात्रीय अशुद्धि है भर्जन एवं निस्तापन के बाद में कुछ अगलनीय अशुद्धियां रह जाती है और उनको हटाने के लिए हम गालक मिलाते हैं और वो उनसे अभिक्रिया करके धातुमल बना देते हैं, ऐसा अपन ने लिखा था। तो मैंने बताया था गालक दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। अम्लीय गालक कौन सा है बेटा, SiO2 है। क्षारीय गालक कौन सा है, CaCO3 है। और क्षारीय गालक कौन सा बताया था मैंने, CaO। और क्षारीय गालक कौन सा बताया था बेटा मैंने, MgO बताया था। अब इसमें से देख लो ना क्षारीय गालक कौन सा नहीं है, CaCO3 तो क्षारीय है, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी क्षारीय है, कौन सा SiO2 कौन सा हो जाएगा बेटा, अम्लीय गालक हो जाएगा। बेटा इतने आसान आसान से क्वेश्चन नहीं है, बस आपको याद होने चाहिए और वो याद कम होगी जब आप मेरा लेक्चर देखोगे। वह पदार्थ जो गेंग के साथ अभिक्रिया करके गलनीय पदार्थ बनाता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ यहाँ क्या बताया कि भर्जन निस्तापन करते हैं उसके बाद में कुछ अशुद्धियां रह जाती है, अगलनीय अशुद्धियां बोलते हैं उनको, और उन अगलनीय अशुद्धियों को हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं बेटा, गालक का। और वो गालक उससे अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं, धातुमल। अब यहाँ देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वह पदार्थ जो गेंग के साथ अभिक्रिया करके गलनीय पदार्थ बनाता है क्या कहलाता है, धातु मल कहलाता है। बस आगे देखो, प्रगलन किस में करते हैं बेटा, प्रगलन हमने किस में करा था, वात्यवट्टी, कहाँ गई एरी वात्यवट्टी। आगे देखो बच्चों, निस्तापन एवं भर्जन करवाई जाती है, किस में करवाई जाती है, परावर्तनी भट्टी में। मैंने परावर्तनी भट्टी का डायग्राम भी दिखाया था आपको। आगे आओ बच्चों, एल्यूमिनियम का प्रमुख प्रमुख अयस्क कौन सा है। एल्यूमिनियम के कौन कौन से अयस्क थे, पहले तो मैं वो लिखता हूं। एल्यूमिनियम का एक तो अयस्क था बेटा बॉक्साइट, एक अयस्क कौन सा था बेटा, बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट का सूत्र क्या था, Al2O3 डॉट 2s2। एक तो बॉक्साइट था, एक हमने लिखा था बेटा क्रायोलाइट। एक हमने क्या लिखा था बेटा, क्रायोलाइट। और क्रायोलाइट का सूत्र क्या था, NaAl3, नहीं Na3Al F6 था। और एक हमने लिखा था बेटा क्या, केओलिनाइट, केओलिनाइट। और केओलिनाइट का सूत्र क्या था, बताओ बताओ, Al2O3 डॉट 2SiO2 डॉट 2s2। दिख तो अच्छा रहा ना आपको इसके अंदर, बिल्कुल बहुत परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, अपनी राइटिंग तो है ही अच्छी। हाँ, आगे देखो, बॉक्साइड, बॉक्साइड जो है ना बेटा ये मुख्य अयस्क होता है किसका, एल्यूमिनियम का। जब भी हमने हमने पढ़ा नहीं था बेयर विधि, बेयर विधि में हमने क्या करा था, एल्यूमिनियम प्राप्त, एल्यूमिना प्राप्त करा था बॉक्साइड से। तो एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वो कौन सा बेटा, बॉक्साइड है। सूत्र भी लिख के दे दिया मैंने आपको। ठीक है, आगे देखो, क्रायोलाइट किसका सूत्र है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है, अरे इधर लिखा ना मैंने, क्रायोलाइट किसका है, एल्यूमिनियम का। क्या आसान क्वेश्चन है, किसका है, एल्यूमिनियम का, बस खत्म। आगे देखो, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट का उपयोग किया जाता है। हाँ भाई, ये तो जरूर बताओगे तुम। क्या था, हमने एल्यूमिनियम लिया था, उसमें एल्यूमिना डाला था बेटा, एल्यूमिना के साथ में अपन ने उसमें मिलाया था क्रायोलाइट Na3Al F6। और ये क्यों मिलाया था, कि एल्यूमिनियम की चालकता बढ़ जाए और उसका गलनांक कम हो जाए, ताकि वो जल्दी से पिघले और पिघल कर वो रिएक्शन हो और हमारा हमको एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाए। तो एल्यूमिना का गलनांक कम करने के लिए हाँ, विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए हाँ, एनोडिक प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए, एल्यूमिना से अशुद्धियां दूर करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। बड़ा ए इज दी राइट आंसर, प्रॉपर नोट्स में लिखा हुआ है, कहीं नहीं जाना है क्वेश्चन ये। मैट क्या है बेटा, मैट इसको बोलते हैं हम, Cu2S व FeS के मिश्रण को क्या बोलते हैं, मैट। फफूलेदार कॉपर के पास बन जाता है, शायद ये चीज मैंने नहीं बताई थी, नोट कर लेना। कौन से अयस्क का सांद्रण फेन पलवन विधि से किया जाता है, फेन पलवन हो चाहे झाग पलवन हो, सल्फाइड अयस्क के द्वारा किया जाता है। आगे देखो, एजोराइट का सूत्र क्या है, एजूराइट बेटा, एजूराइट को ही हम मेलेकाइट बोलते हैं। एजूराइट को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, मेलेकाइट बोलते हैं। और मेलेकाइट का सूत्र क्या है, CuCO2COH का होल ट्वाइस। ठीक है, वात्या भट्टी में आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है, आयरन ऑक्साइड कौन था बेटा, FeO। इसकी रिएक्शन वात्या भट्टी में किससे हुई थी, CO से।
तब क्या बना था बेटा, एफ ई बाहर निकल गया था और बाहर क्या निकल गई, CO2 गैस उड़ गई थी। तो इसका अपचयन किसके द्वारा हुआ था, CO द्वारा। वो रिएक्शन नहीं लेके आया था मैं आपके सामने, ये वही तो रिएक्शन है। आगे आओ बेटा, क्या है हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है बेटा, आयरन, आयरन खनिज का सूत्र है हेमेटाइट। देखो Fe के जो Fe के अयस्क थे ना, उसको मैंने याद रखने की ट्रिक क्या बताई थी, एक तो बताया था मैंने हेमेटाइट, हेमेटाइट। एक मैंने बताया था बेटा आपको मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। और हेमेटाइट का सूत्र क्या था, Fe2O3। और मैग्नेटाइट का सूत्र क्या था, Fe3O4। इसको ऐसे याद रखना था, हे माँ, ऐसे तो याद रखा था, माँ बड़ी होती है तो 3 और 4 ऑक्सीजन बढ़ जाते हैं। वो देख लो क्या बोल रहा है, हेमेटाइट आयरन खनिज का सूत्र क्या है, Fe3O4 Fe2O3.3H2O, हेमेटाइट है माँ। इस पे ये वाला आंसर लगाना आपको, Fe2O3.3H2O। क्यों, इसके साथ में 3H2O जल के मॉलिक्यूल बाहर निकल रहते हैं क्रिस्टलन जल के रूप में। ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, Fe2O3 हो या Fe2O3.3H2O हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, आगे देखो, लोहे इसको का सांद्रण, लोहे इसको का सांद्रण चुंबकीय, क्योंकि लोहे से चुंबक आता है तो चुंबकीय तो है ही। और साथ में हम इसमें गुरुत्वीय पृथक्करण द्वारा भी करते थे। गुरुत्वीय पृथक्करण पहली विधि थी जिससे हमने जल के साथ उसको बहाया था, और जल के साथ बहाया था तो क्या हुआ, जो भारी कण थे वो बैठ गए, हल्के कण निकल लिए थे, पहली फुर्सत में निकल लिए थे, है ना। आगे देखो, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण निम्न में से किस गलित मिश्रण के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण क्या रहा था हमने, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के अंदर हमने ऐसा पढ़ा था कि एल्यूमिना तो था ही, एल्यूमिना तो था ही, और कौन लेते थे हम उसमें, क्रायोलाइट Na3 Al F6, या फिर हम उसमें CaF2 भी ले सकते थे, इसको बोलते हैं फेलेस्पार। इसका नाम तो एल्यूमिना है, इसका नाम क्रायोलाइट है, और इसका नाम क्या है बेटा, फेलेस्पार। ये लिया जाता था, मतलब या तो क्रायोलाइट ले लो या फेलेस्पार ले लो, या फिर दोनों एक साथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें चेक कर लो कौन सा क्या है, ये शायद एक बार पहले नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन नहीं है ना। कौन सा ऑप्शन देख लो इसमें कौन सा है, Al2O3 Na3 AlF6 CF2 C इज दी राइट आंसर। जब एल्यूमिनिया का होल हेराल्ड प्रक्रम लगाया था ना, तब ये काम करा था बेटा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी हुए हैं। ये कब हुए, मेरे को तो पूरा चैप्टर याद है, मैंने तुमको पूरा जो है एक वन शॉट में बता दी है, तो मुझे तो ये चैप्टर पूरा याद है, और मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चन धड़ाधड़ लगा दी। आपके साथ में कब होगा ये, कि जब आप उस चैप्टर को पूरा लिखोगे, उसको 2-3 बार याद करने की प्रैक्टिस करोगे, याद होने के बाद फिर आपका काम आसान है, क्योंकि ये चैप्टर है ही थ्योरेटिकल। इस चैप्टर में आप जितना याद कर सकते हो करो। टीचर्स लोग इस चैप्टर को छुड़ा देते हैं, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए मुझे। मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं चाहिए, बस पढ़ लेना, नंबर ले आना, बस यही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। गुरु दक्षिणा मेरी यही है। आसवन विधि द्वारा किसका शोधन किया जाता है, आसवन विधि क्या थी, जिनका जिनका क्वथनांक कम हो, जिनका क्वथनांक क्या हो बेटा, कम हो, जिनका क्वथनांक कम हो, है ना। गलनांक क्वथनांक जिनका कम होता था, गलनांक कम होता तो द्रवीकरण कर देते, है ना। और ये किसका कम होता है बेटा, जिंक का होता है, कैडमियम का होता है, और किसका होता है, मरकरी का होता है। और रीजन भी है इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन शून्य होते हैं, है ना। सारे के सारे पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसमें भी D10 पाया जाता है, और इसमें भी D10 पाया जाता है, इसमें भी D10 पाया जाता है। और ये आपने पढ़ा होगा 8th चैप्टर के अंदर, है ना। इन तीनों के अंदर ऐसा ही होता है, ठीक है। इसीलिए इनका गलनांक उतना क्या होता है, कम होता है। तो आसवन हम किसका करते हैं, जिंक का करते हैं, मरकरी का करते हैं, कैडमियम का करते हैं, मतलब क्या लगा दोगे, सभी लगा दोगे, बस। आगे देखो बेटा क्या है, चांदी के निष्कर्षण में सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से विलय संकुल किसकी उपस्थिति में बनाया जाता है। अच्छा, चांदी का करना अपन को, चांदी की रिएक्शन हमने किससे करवाई थी, Ag की रिएक्शन हमने करवाई थी बेटा किससे, सोडियम साइनाइड से, मतलब साइनाइड आयन से करवाई थी। और उसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई थी, H2O से। और किससे करवाई थी बेटा, O2 से। तब जाके वो क्या बना था, मेटल। और यहाँ क्या लग गया था, साइनाइड का होल ट्वाइस, और उस पे क्या चार्ज आ गया था, माइनस, और बाहर क्या निकल गए थे, OH माइनस। इसकी रिएक्शन अपन ने करवाई थी बेटा जिंक से। इसकी रिएक्शन किससे करवाई थी अपन ने, जिंक से।
ऐसे अपन ने कितने ले लिए थे, 2 ले लिए थे, तब ये क्या बन गया था बताओ, जेडन ने मेटल को प्रतिस्थापित कर दिया था। मेटल की जगह आप चाहो तो ऐसा कर लो, मेटल की जगह आप चाहो तो ऐसा कर लो, मेटल की जगह आप चाहो तो ऐसा कर लो, कैसा कर लो, ऐसा यहाँ लगा दो एजी, क्योंकि हमने मेटल कौन सी ले रखी है, एजी ले रखी है। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए यार, मैंने ये रिएक्शन लिखी थी। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, मेटल बाहर रह जाएगी, मेटल तो बाहर चल गई, मतलब एजी बाहर निकल जाएगी, कितनी एजी, 2। और यहाँ क्या चल जाएगा, जिंक, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइनाइड का 2, 4, और यहाँ आ जाएगा बेटा -2। ऐसा था इस रिएक्शन में। और ये क्या थी, अशुद्ध थी, और ये क्या थी, शुद्ध थी। ठीक है, तो अब देख लो, नाइट्रोजन का उपयोग करा क्या, नहीं। ऑक्सीजन का उपयोग करा क्या, हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं, ऑर्गन का नहीं, बस काम खत्म। फिर बोल रहा हूँ लेक्चर देखो, लेक्चर देखो, याद करो उन चीजों को, तब तुम ये सॉल्व कर पाओगे। निम्न समीकरण में शोधन की कौन सी विधि प्रदर्शित करती है, शोधन, अरे भाई शोधन कर रहे हैं अपन किसका, समीकरण नहीं लिखी यार इन्होंने, क्वेश्चन में दिक्कत है, इस क्वेश्चन में समीकरण नहीं लिखी है। समीकरण थी बेटा कुछ ऐसी कि हमने जर्कोनियम की रिएक्शन करवाई थी 2I2 से। मैं क्वेश्चन को ठीक कर देता हूं, तो ये बना था 2ZrI4, नहीं, तब ये बना था बेटा ZrI4। फिर हमने इसको और गर्म करा था, तब ये बन गया था बेटा ZR+2I2 बाहर निकल गई थी, ऐसा करा हुआ था। और ये जो ZR था ना बेटा, ये अशुद्ध है, और ये जो ZR है ना, ये कैसा है बेटा, शुद्ध है, इसकी अशुद्धियां बाहर निकल गई थी, यही तो काम करा था हमने। बोलो यार, तो ये अभिक्रिया दे रखी है निम्न समीकरण में, निम्न समीकरण ये कौन सी विधि कहलाती है, इस विधि का नाम बताना है। दो थी, एक थी मोंट पर क्रम, और जो मोंट पर क्रम है हमने वो किसके लिए लगा दी, निकल के लिए। और ये जर्कोनियम के लिए, टाइटेनियम के लिए कौन सी विधि थी, वॉन आर्केल विधि थी। सीधा क्वेश्चन था यार। आगे देखो, हेमेटाइट तथा, ये आईआईटी में आया क्वेश्चन, ये आईआईटी 2008 के समथिंग का क्वेश्चन है, 8 है ये पता नहीं कब के, बट ये आईआईटी का क्वेश्चन है। हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट खनिजों में धातु की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। अब देखो, हेमेटाइट का सूत्र लिखो पहले तो, हेमेटाइट का सूत्र लिखो। दो लोगों की बात कर रहा है, एक तो बात कर रहा है बेटा हेमेटाइट की, और एक बात कर रहा है किसकी, ये मैग्नेटाइट की। दोनों को याद करने की मैंने ट्रिक बता रखी है माँ। ठीक है, हेमेटाइट का सूत्र क्या है बेटा, Fe2O3। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है बेटा, Fe3O4। ठीक है, अब इसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता करने के लिए आपको कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी। कैसे लगाओगे, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको मान लो 2x प्लस 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, बराबर में क्या लगाओगे, 0। कितना आ जाएगा बेटा, 2x इज इक्वल्स टू 6x इक्वल्स टू +3। तो Fe का तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया बेटा, +3। ठीक है सर, ये बात हमको समझ आ गई। इसका देखो बेटा Fe3O4 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको ये सीखना पड़ेगा कि अगर आप इसको गर्म करो, या ये किससे मिलके बना है, ये बना हुआ है Fe2O3 प्लस FeO से, ये दो लोगों से मिलके बना है, Fe2O3 डॉट प्लस FeO से, ऐसा बना हुआ है ये। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर और इसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होगा। इसका तो अपन ने निकाल ही लिया, कितना आ रहा है, +3, और इसका कितना आ जाएगा, +2, क्योंकि ऑक्सीजन में -2 आता है। चेक कर लो, हेमेटाइट में 1 2 गलत जवाब है, हेमेटाइट में 2 3 गलत जवाब है, हेमेटाइट में 2 गलत जवाब है, हेमेटाइट में 3, और मैग्नेटाइट में 3 और 2 आ रही है। डी इज दी राइट आंसर। अब यही तो बात है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आईआईटी वाले इतना आसान पेपर दे देते तो हर कोई आईआईटी में नहीं पहुंच जाता। नीट वाले अगर इतना आसान पेपर दे देते तो हर कोई नीट में डॉक्टर नहीं बन जाता क्या। ये लोग ऐसा चाहते हैं कि बस वही बच्चा जाए जो असल में डिजर्व करता है। और वो डिजर्व कौन करता है, जो लगातार रोज चीजों को पढ़ता है, जिसका माइंड दिन भर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर जूझता हुआ रहे, वो दिन भर इन सब के बारे में सोचता रहे। मतलब अल्टीमेटली वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ रटा क्वेश्चन और वो ही आ जाए, कभी वो घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं इस टाइप का। मैंने आपको पी ब्लॉक की भी प्रैक्टिस करवाई थी, उस टाइम भी यही बोला था कि डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल काम है। क्यों, क्योंकि वो है कि जैसे डॉक्टर बनना मुश्किल काम क्यों है, कि आपको हर रोज नए नए अटेम्प्ट करने, हर रोज आपके पास में नए नए केस आएंगे। और अगर आप खुद घबरा गए क्वेश्चन को देख के अभी, तो उस टाइम तो क्या करोगे, उस टाइम तो बिल्कुल ही घबरा जाओगे। कभी किसी का गला टूटा हुआ आया, सिर फूटा हुआ आया, कुछ भी अलग अलग केस आएंगे ना बेटा। तो उसमें आपको डॉक्टर इसीलिए पेपर हार्ड बनाया जाता है डॉक्टर का, कि वो हर रोज एक तो प्रेशर हैंडल कर सके और नई नई चीजें अटेम्प्ट करना
उसको आए, इसीलिए वो आपको अलग अलग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी से ये, लेकिन अलग घुमा कर आएंगे, ताकि हर एक बच्चा नहीं कर पाए, जो डिजर्व करता है वही कर पाए। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। 25 क्वेश्चन दिए मैंने, ये 25 वो क्वेश्चन है जो पिछले सालों में एग्जाम के अंदर आए हैं, और अगली बार भी इनमें से क्वेश्चन आएंगे। अगली बार मतलब जब तुम पेपर देने जाओगे तो इसमें से पक्का क्वेश्चन आएंगे, ये मैं गारंटी करता हूँ, इसमें से पक्का क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको इतना कुछ समझ में आया। अब जाते जाते आप हमसे एक आशीर्वाद लेके जाओ। थैंक यू, आपने हमको इतनी देर झेला। आई मीन टू से कि आपने इतनी देर हमसे पढ़ाई की अच्छी अच्छी, तो उसके लिए आपको गलत हो गया बेटा, ये तो समझ गए ना। थैंक यू बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, बाय बाय।